और बहुत ही ज़्यादा उम्मीद के साथ आप सभी लोग इस क्लास में जुड़ेंगे आज। सर हम लोग त्रिभुज चैप्टर के पहले क्लास में जुड़ते हैं वन शॉट में। और प्यारे बच्चों, जब आप ट्रायंगल के पहले ही चैप्टर में जुड़ेंगे, पहले ही लेक्चर में जुड़ेंगे, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चों के अंदर अगर बच्चों देखा जाए, पूरे 10th क्लास की मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा डर अगर किसी चैप्टर का होता है तो वो चैप्टर त्रिभुज है बच्चों। लेकिन आज की क्लास के बाद आप लोग कहेंगे कि महोदय मुझे डर नहीं लगता है। क्लास 10th आप लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम ट्रायंगल है, हिंदी में त्रिभुज कहते हैं वन शॉट। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में होना बहुत 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 जरूरी है बच्चों। दूसरी बात है कि आज का मोटिवेशन कहते हैं अपनी बुरी आदतों को खत्म कीजिए। बच्चों, हमारे आपके सबके जीवन में कुछ ना कुछ बुरी आदतें हैं, जैसे देर तक सोने का, रात तक जगने का, झूठ बोलने का, मन से नहीं पढ़ने का, फालतू गेम्स में अपना समय देने का। तो कहते हैं अपनी बुरी आदतों को खत्म कीजिए उससे पहले कि वो आपको खत्म कर दे। बच्चों, आज एक बच्चा मुझे कॉल किया था, बहुत रो रहा था, और इत्तेफाक है बच्चों की मैंने एक वीडियो भी मैंने 1-2 दिन पहले देखी थी। ये वीडियो कह रहा है ना, ये बच्चा आज की रियल घटना है, मुझे कॉल करके कह रहा था गुरुजी हम 12,000 रुपए गेम में हार गए हैं। है ना। और ऐसी वीडियो हम बच्चों एक ऑनलाइन में भी देखे थे, एक लड़का बहुत रो रहा था, मैंने 2-2.5 लाख रुपए हार गया। तो बच्चों, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये इन सभी चक्करों में मत आप लोग बिल्कुल मत पड़िए और अपनी पढ़ाई पर हमेशा फोकस कीजिए। बच्चों चलिए, हम एक शिक्षक होने के नाते आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्लास को बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे। हर एक विद्यार्थी आज इस क्लास को शेयर करेगा, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, अपने स्टोरी में, अपने स्टेटस में। एक बार जल्दी से सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बहुत फास्टली मेरे बच्चे, है ना। और एक बार बच्चों सब लोग पावर ऑफ डीओसी भी लिख देना नीचे कमेंट बॉक्स में। हमने आपको क्या बोला कि बच्चों हमारा ड्रीम क्या है, हमारा 2025 में जो परीक्षा होने वाला है वहाँ ड्रीम क्या है सर? 450 प्लस। हमारा मैथमेटिक्स में लक्ष्य क्या है? मैथमेटिक्स में गुरुदेव 100 आउट ऑफ 100। हमारी सेल्फ स्टडी कितनी होनी चाहिए बताओ? सेल्फ स्टडी घर में पढ़ाई के बाद 5 से 6 घंटा मिनिमम होनी चाहिए। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें बच्चों, तो मैथमेटिक्स में कुल कितने चैप्टर हैं बताओ? मैथ में कुल चैप्टर कितने हैं? तो मैथ्स में कुल चैप्टर हैं 15 बच्चों, 15। और ये हमारा एक तरह से 10वां चैप्टर हम टच कर रहे हैं। 9 चैप्टर पूरी तरह से खत्म कर दिए, 10वें चैप्टर को हम लोगों ने टच किया है। चलिए, और बच्चों आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा देखने को मिला है कि बहुत ही जल्दी अपना परिवार कितने का होने वाला है बताओ? 13 लाख का अपना परिवार मुझे लगता है 2-3 दिनों के अंदर हो जाएगा। तो जो भी बच्चे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। मेरे बच्चे जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को बहुत जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कम से कम 2-2 दोस्तों को भी जरूर करवाइए कि दिशा का परिवार 13 लाख का होने वाला है। ठीक है, चलिए, हमने सुना है बच्चों आप लोगों का एग्जाम चल रहा है स्कूल में। हमने सुना है आपके स्कूल में एग्जाम चल रहा है। आपके स्कूल में एग्जाम है, हमने सुना है। कैसा गया पेपर बच्चों बताओ? है ना, कैसा रहा पेपर? है ना, कैसा रहा पेपर आज का बताओ? ईमानदारी से लिखा ना आप लोगों ने? कभी चोरी वोरी तो नहीं की ना? है ना, आप दिशा के विद्यार्थी हैं, आपने चोरी वोरी तो नहीं की ना बच्चों बताओ? सर मस्त गया, राहुल कह रहे हैं, अमन कुमार अच्छा गया, भरत हैं, शिवम हैं, पिंटू हैं, सिद्धांश हैं, बहुत बढ़िया गया गुरुदेव, ठीक गया सर। चलो, एक आध बच्चे कह रहे हैं अच्छा नहीं गया, ये भी है, 1-2 बच्चे ऐसे भी हैं। चलो, चोरी नहीं करना बच्चों। एग्जाम देने जाओगे स्कूल के एग्जाम में, कभी भी चोरी नहीं करने का। ठीक है, अपने से लिखने का, क्योंकि बच्चों हमें पता है बोर्ड एग्जाम में कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है। बोर्ड परीक्षा में जब आप जाएंगे तो आपको खुद अपने से लिखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर भी और बच्चों अपने से लिखें, और लिखते समय जो जो पोर्शन आपको लगे कि हमारा ये पोर्शन कमजोर है, ये कमजोर है, ये कमजोर है, उसको घर में आकर ठीक कीजिए। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं बच्चों।
हम आज का लक्ष्य रखते हैं मिनिमम आज की क्लास में 3.5 के, यानी कि 3500 बच्चे मिनिमम इस क्लास में जुड़ेंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। बाकी आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए। आइए बच्चों, जिस त्रिभुज को ना, जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम बताइए क्या है। सर चैप्टर का नाम है त्रिभुज, अंग्रेजी में हम इसे ट्रीएंगल कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं ये अध्याय कौन सा है? लिखिए अपनी अपनी नोटबुक में, सब लोग अपनी अपनी कॉपी निकालिए और लिखिए। त्रिभुज चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है। बच्चों अपनी कॉपी में ये भी लिखिए कि ये चैप्टर कहाँ से कहाँ, एक्सरसाइज कहाँ से कहाँ तक है। इसमें एक्सरसाइज 6.1 से 6.5 तक एक्सरसाइज है इसमें। बच्चों अगर हम बात करें एग्जाम के दृष्टिकोण से कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में यहाँ से कितने सवाल पूछे जाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, फिर 2 मार्क्स वाला सवाल और फिर बच्चों 5 मार्क्स वाला सवाल। ऑब्जेक्टिव पिछले ईयर्स यहाँ से पूछे गए थे। प्रथम पाली में 7, 2 मार्क्स वाले सवाल थे 2 और 5 मार्क्स वाले सवाल थे 1। अर्थात बच्चों अगर हम टोटल देखें तो 7 ऑब्जेक्टिव का हो गया 7 नंबर, 2 नंबर वाले 2 सवाल का हो गया 4 नंबर, 5 नंबर वाले 1 सवाल का 5 नंबर, यानी बच्चों 16 है ना। ये प्रथम पाली में भी 16 था, पहली पाली में भी 16 था और दूसरी पाली में भी 16 था, है ना। तो बच्चों लगभग हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये वैल्यू है एग्जाम में, याद रखना बच्चों, अप्रॉक्स 20 नंबर मान के चलो। कितना चलना है बताओ, अप्रॉक्स कितना नंबर लेके चलना है? चलिए सर जी, गुरुजी, एक बच्चे ने कहा है ना, एक बच्चे ने लिखा है गुरुजी 13,000 स्टॉक मार्केट में हम हार गए सर। हाँ बच्चों, ये सब करेंगे तो मामला गड़बड़ होगा। मेरा सर हमारा 15,000 रुपये फंसा हुआ है। हाँ ये सब होगा बच्चों, ऐसे करेंगे आप फालतू गेम्स में, फालतू चक्कर में पड़ेंगे तो ये सब चीज़ें होंगी। इसीलिए चुपचाप आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। चलो स्टार्ट करें। तो आपने देखा कि अप्रॉक्स ये 20 नंबर का है। कितने दिन लगेंगे? तो बच्चों ये क्लास हाईएस्ट हम 3 दिन पढ़ाएंगे, है ना। बच्चों डे कितने लगेंगे बताओ, लेक्चर कितने लगेंगे? हाईएस्ट 3 लेक्चर में हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे, 3 लेक्चर में प्रयास करेंगे। और आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होगा। आज के लेक्चर में लगभग इस चैप्टर का हम लोग 60% मामला पढ़ लेंगे, 60% मामला इस चैप्टर का पढ़ लेंगे। तो बच्चों क्या आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे बताओ? ये क्लास 3 घंटे की अप्रॉक्स होने वाली है। क्या आप 3 घंटे, या हो सकता है 3 घंटे ना होकर के ये क्लास 4 घंटे भी हो जाए, तो क्या आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे? जो लोग बच्चे लास्ट तक जुड़े रहेंगे एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव हम लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे। चलिए यस सर, शुरू करते हैं। आइए सबसे पहला, जैसा कि आपने देखा त्रिभुज का नाम। बच्चों जब कोई भी त्रिभुज बनता है, ध्यान से समझिएगा, जब कोई भी त्रिभुज बनता है ना, जैसे ए बी और सी, एक त्रिभुज की अगर हम बात करें तो किसी भी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? अगर एक त्रिभुज की बात हो तो उसमें भुजाएं कितनी होती हैं? मेरे बच्चों ने लिखा कमेंट बॉक्स में, देखो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स को देखिए ध्यान से। लिखा गुरुदेव एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। एक त्रिभुज में, ये ना, भुजाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। एक त्रिभुज में कोण कितने होते हैं? कोण। तो सर देखो भुजाएं की बात करें तो भुजा कौन कौन है? ये ए बी भुजा है, ध्यान देना, ए बी भुजा है, बी सी भुजा है, ए सी भुजा है। तो भुजाएं 3 कौन कौन सी थी? तो बच्चों 3 भुजाएं हैं, ए बी सी और ए सी। नेक्स्ट है बच्चों, हम कोण की बात करते हैं। कोण भी 3 है। अच्छा कोण को लिखना आप जानते हैं? ए कोण को लिख कर दिखाइए हम आपको, ए कोण को, तब हम जानेंगे कि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। अगर एंगल ए को आप लिख कर दिखा दिए तो सर इट इज वेरी सिंपल। अगर ए को लिखना है तो ए को बीच में रखना होगा और पहले बी को या सी को। तो बच्चों बी हो जाएगा पहले और सी। एंगल ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसके जगह पर हम लिख सकते हैं पहले सी, बीच में ए और फिर बी। यानी आप ये समझ गए होंगे कि जिस एंगल को लिखना है उस एंगल को बीच में रखना पड़ता है। बोलो हाँ या ना। तो जल्दी जल्दी से लिख के दिखाओ बच्चों फटाफट। 3 एंगल कौन कौन सा है? तो एंगल है ना, एंगल बच्चों बी, बीच में रखेंगे ए सी, या हम इसको ये भी लिख सकते थे एंगल सी ए बी। बच्चों दूसरा एंगल, एंगल बी को लिख कर दिखाओ जल्दी से कि एंगल बी अगर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? गुरुदेव रोहित जल्दी बताओ फटाफट से, बी कैसे लिखेंगे? सर अगर बी को लिखना है तो बी बीच में रखना पड़ेगा। ए पहले लिख दो, ए पहले लिख दो,
बी बीच में और सी, या आप ऐसा भी कर सकते हैं सी पहले बी बीच में ए बाद में। हो गया ना, समझ में आ रही चीजें? यस यस यस। अब बताओ, अगर हमें एंगल सी लिखना हो तो एंगल सी हम कैसे लिखेंगे? सर एंगल सी लिखना हो तो हम लिखेंगे पहले ए बीच में सी और फिर बी, या हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि पहले बी लिख दो और फिर सी लिख दो और फिर ए लिखो। तो मेरे बच्चे, क्या आप किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल को लिखना सीख गए, हाँ या ना? अगर कोई बंदा ऐसे कह रहा है, अगर कोई कह रहा है कि एंगल ए बी सी ये राम है, ये कौन है? ये राम है मेरे बच्चे। और ध्यान देना, ये श्याम है, श्याम कह रहा है ना, श्याम कह रहा है सी बी और ए एक ही एंगल को श्याम। तो बताओ बच्चों, दोनों में कौन सही है ना? दोनों में सही कौन है? मैंने दोनों को बोला कि देखो भाई, दोनों को एंगल बी दर्शाना है, एंगल बी दर्शाना है। राम ने लिखे वैसे, श्याम ने लिखे ऐसे, दोनों में सही कौन है? देखो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन का आंसर, रोहित, हरीश, मंटू, सबका आंसर एक साथ आ रहा है। गुरुदेव सही तो दोनों भैया हैं हमारे। चलो तो दोनों को हम सही कर देते हैं कि भैया दोनों सही हैं, बिल्कुल। तो आप समझ गए कि किसी भी एंगल को अगर दर्शाना है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना कि जिस एंगल को दर्शाना है बच्चों, उस एंगल को बीच में रखना है, उसके दाएं बाएं को आगे पीछे कर सकते हैं। बच्चों अगर हम पूछें इस त्रिभुज में शीर्ष कितने हैं तो आप क्या बताओगे? शीर्ष, मैं क्या पूछ रहा हूँ? शीर्ष पूछ रहा हूँ। एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ इसमें कितने शीर्ष हैं, शीर्ष की संख्या कितनी है? तो मेरे बच्चे कहेंगे गुरुदेव शीर्ष की संख्या, शीर्ष की संख्या जो है इसमें, देखो यहाँ शीर्ष मतलब बंधन, एक बंधन, दो बंधन और तीन बंधन। तो शीर्ष की संख्या ए शीर्ष है, बी शीर्ष है और सी शीर्ष है, यानी शीर्ष भी तीन होते हैं। बच्चों आप देख रहे हैं किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, तीन कोण हैं और तीन शीर्ष हैं। बच्चों आप बता सकते हैं कि त्रिभुज अगर कोई भी हो तो उसके तीनों एंगल का योग कितना होता है? हम इस एंगल को, इस एंगल को और इस एंगल को, तीनों एंगल को अगर ऐड कर दें तो हमारा योग कितना होता है? मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं पढ़ने वाले जो फटाफट आंसर दे रहे हैं कि गुरुदेव भैया मेरे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों एंगल को जोड़ते हैं तो हमारा एंगल 180 डिग्री का होता है, हमारा एंगल 180 डिग्री का होता है। बच्चों क्या आप बता सकते हैं किसी भी त्रिभुज का एंगल ऋणात्मक हो सकता है? सिर्फ हाँ या ना बताना। अगर मैं कहता हूं कि एंगल ए बी सी बराबर -30 डिग्री, क्या ये पॉसिबल है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, क्योंकि आप लोग बहुत पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, 1 क्लास से 9th क्लास तक पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। नहीं, आंसर होगा नो। जितने बच्चों ने नो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है कि इसका नेगेटिव, कभी भी एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। चलिए बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम ऐसा त्रिभुज बना सकते हैं जिसका माप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो? क्या हम इन, है ना, क्या हम इन तीनों भुजाओं से एक त्रिभुज बना सकते हैं? हमें सिर्फ आंसर में हाँ या ना चाहिए, हाँ या ना, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, यस और नो। ठीक है मेरे बच्चे, क्या इन तीनों माप से हम एक त्रिभुज बना सकते हैं? अब बहुत सारे बच्चे ये समझ ही नहीं रहे कि भैया हाँ या ना कैसे बोले। चलिए तो किसी बच्चे ने बोला हाँ, तो इसका सही उत्तर है यस, पर मैं अभी आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये यस कैसे मैंने कहा। चलो देखते हैं आगे। अगला मैं पूछ रहा हूं, क्या इस माप से, क्या इस माप का, क्या इस माप का, क्या इस माप का त्रिभुज बन सकता है? क्या ये पॉसिबल है? बताओ हाँ या ना। मेरे बच्चे सर तीसरा चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, हाँ मुझे पता है। क्या हम इन तीनों माप से एक त्रिभुज बना सकते हैं, हाँ या ना? तो बच्चों देखो, अगर विद्यार्थी जी ने हाँ कहा है तो समझिए आप अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं कि कहीं जाके तो लगेगा। अंधेरे में तीर मत छोड़िए, इसका आंसर होगा ना। अब चलिए ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। सीधा गुरुजी व्हाट इज कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी तीसरी भुजा, है ना, कभी भी तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के योग से बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा या बराबर भी नहीं हो सकता। कभी भी
बड़ा जो भुजा है, जो सबसे बड़ी भुजा है, वो दोनों छोटी भुजा के योग से बड़ा नहीं हो सकता। अब जोड़ के देखो बच्चों, बड़ी भुजा को छोड़ दीजिए, दोनों छोटी भुजा को जोड़िए, ठीक है, 2 और 4 कितना हुआ, 6, 6 हुआ योग, ये छोटा है, यस पॉसिबल है। अब ध्यान दो, इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 होता है, और ये अकेला 8 है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। यानी दोनों का योग जो है, दोनों छोटी भुजा का जो योग है, सिंगल बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। दोनों का योग बड़ी भुजा जो है उससे बड़ा होना चाहिए। अब क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं, बोलो पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल है या नहीं, बोलो, अब बताइए आप पॉसिबल है या नहीं। अब आप कहेंगे, आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, आप कहेंगे गुरुदेव ध्यान दीजिएगा, जब हम 12 और 5 को जोड़ते हैं तो 17 होता है, यानी बड़ा है, यस पॉसिबल है, नहीं 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 नहीं, 17 होता है यानी छोटा है, जोड़ने पर 17 होता है, और ये अकेला 18 है, ये नहीं है, पॉसिबल नहीं है। दोनों का जोड़ बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए। 8 और 6 14 होता है, इससे बड़ा है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है, कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, समझ गए, यस यस लिखकर भेजिए। आइए बच्चों, है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था बच्चों, अभी तो हम आगे बढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा और पीछे हट के देखते हैं। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, बताओ। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसके तीनों कोनों का योग कितना है सर, ए बी और सी। अगर हम तीनों एंगल को मिला दें, 1 2 और 3, तीनों एंगल को मिला दें तो योग होता है, योग होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों ने क्लास शेयर कर दिया? मैंने 3500 बच्चे बोले थे, 3400 लगभग जुड़ गए हैं, बस 100 बचा है। सब लोग क्लास को एक बार शेयर कीजिए, 3500 होने चाहिए। अब परीक्षा में आपसे सवाल ऐसा पूछा जाएगा, इसमें से 2 एंगल हमें मालूम है, ए बी और सी, ये वाला 60 डिग्री और ये वाला 80 डिग्री। अब आपको ये बताना है तीसरा एंगल कितना होगा, तीसरा एंगल कितना होगा। आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, आप कहेंगे देखो भैया, एक तो 60 डिग्री हो गया और एक तो 80 डिग्री हो गया, तो 60 और 80 हमारा हो गया 140 डिग्री। इसका मतलब ये है कि 40 डिग्री यहां पर आ जाएगा, 40 डिग्री जो है हमारा आ जाएगा। सवाल नंबर दूसरा आता है मेरे बच्चे, यहां लिखा है ए, यहां लिखा है बी और यहां लिखा है सी। कोई कह रहा है देखो भैया, ये 50 डिग्री है और ये हमारा 60 डिग्री है, बताओ एंगल ए कितना होगा, एंगल ए कितना होगा। आप बहुत समझदार विद्यार्थी हैं, आपको पता है कि तीनों का योग जो है 180 होने का है। आप कहेंगे देखो भैया 50 और 60, 50 और 60 जोड़ने पर होता है 110, और हमें पुराना है 180, इट मीन्स यहाँ पर 70 डिग्री का गोलगाल है, 70 डिग्री मामले में होने वाला है। सवाल को देखते हैं, सवाल की गंभीरता को समझते हैं। सवाल लिखा है त्रिभुज के कोणों का अनुपात त्रिभुज के, अच्छा चलो मैं कोण ओण नहीं देता हूं, ये मामला गड़बड़ा जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपसे पूछता हूं, मान लो दिस इज ए, ये बी और ये सी। आपको कह रहा है भैया ये x है, ये 2x है और ये कह रहा है 3x है, तो ये बताओ सभी कोण कितना कितना डिग्री का है। आपको बताना है कि सभी कोण, जो सभी एंगल हैं वो कितने कितने डिग्री के हैं। आप ये कहेंगे सर देखिए, अगर हमें पता होता, देखो ये x की वैल्यू आपने दे रखी है, x है, अगर हम x को जोड़ेंगे, 2x को जोड़ेंगे, 3x को जोड़ेंगे, तो टोटल आना चाहिए 180, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है।
एक एक्स और 2x हो गया 3x, 3x और 3x हो गया 6x। 6x का मान 180 डिग्री है, x का मान आएगा 30 डिग्री। जो सब बहुत तेज विद्यार्थी होंगे वो बहुत फास्ट बना रहे होंगे, मुझे पता है कैलकुलेशन आपका फास्ट है। x जहां है वो 30 डिग्री होगा, 2x का मतलब है 30 गुना 2 यानी 60 डिग्री, 3x का मतलब है 30 गुना 3 यानी 90 डिग्री। आंसर होगा 30, 60, 90। आंसर बोलो 30, 60, 90। सवाल अगला आपके सामने आ रहा है, बड़ा गंभीरता से समझिएगा। दिस इज ए, बी और सी। लिखा है 4x, ओ सॉरी, है ना, क्या लिखा है बच्चों? यहां लिखा है 4x, यहां लिखा है 5x और यहां लिखा है 6x। ये x की वैल्यू है। आपको बताना है कि इसमें सभी कोण कितने कितने डिग्री का है। आप कहेंगे बहुत प्यार से, हमें पता है कि भैया अगर 4x को, 5x को और 6x को सबको जोड़ते हैं तो डिग्री में इसका मान होना चाहिए 180। 4, 5, 9 और 6, 15x होता है और बराबर है 180। 15 के पहाड़े से 180 कटता है 12 बार में, तो x का मान हो गया 12 डिग्री। अब आप यहां देख सकते हैं, यहां लिखा है 4x। 4x का मतलब है x अगर 12 है तो 4x होगा 48 डिग्री, x अगर 12 है तो 5x होगा 60 डिग्री, x अगर 12 है तो 6x होगा 72 डिग्री। तो हमारा जो आंसर है वो 48, 60 और 72 होना चाहिए। अगर आपका आंसर है बच्चों तो प्लीज 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 एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव हमें ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, आनंद आ रहा है। 3500 बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से बच्चों, कि आपका गुरुदेव जब भी आपको कुछ कहता है आप लोग उसे पूरा करते हैं। मैंने बोला 3500 बच्चे, लगभग 3600 जुड़ गए क्लास में। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब समझते हैं चीजों को जब रेशियो में दिया रहे थे। समझिएगा, लिखा है त्रिभुज के कोणों का अनुपात, त्रिभुज के कोणों का अनुपात, त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है। फुल स्टॉप। कोण ज्ञात करें, कोण ज्ञात करें। मुझे अपने विद्यार्थी जी पर पूरा भरोसा है कि आप सवाल को बहुत अच्छे से समझेंगे। जब भी ये शब्द आपको सुनाई दे, अनुपात, इसका अनुपात कोणों का, कोणों का अनुपात जो दिया है, सबसे पहले ये समझे कि जो अनुपात दिया है उसे समझना है आनुपातिक मान मानना है। आनुपातिक मान, आनुपातिक मान में आपको x ले लेना है। जब आप x लेंगे तो बच्चों जहां x है, देखो त्रिभुज दिया है ना, तो आप इमेजिन कीजिए कि ये एक बी सी त्रिभुज है और जो 2 बोला जा रहा है, 2 के साथ अनुपातिक मान x लगाइए, 3 के साथ 3x लगाइए, 4 के साथ 4x लगाइए। अनुपातिक मान x मान लिया तो अब ये बन गया 2x, 3x और 4x। बच्चों हम जानते हैं कि तीनों को ऐड करने से हमारा जो रिजल्ट मिलने वाला है वो कितना डिग्री होगा बताओ? तीनों को ऐड करने से रिजल्ट 180 डिग्री होगा। 2, 3, 5, 4, 9, 9x का मान अगर 180 डिग्री है, 9 से 2 18, यानी x का मान हो गया 20 डिग्री। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर x 20 डिग्री है तो यहां लिखा है 2x, यानी 2 गुना 20 डिग्री बराबर 40 डिग्री। 3x का मतलब है 3 गुना 20 डिग्री यानी 60, और यहाँ 4 का मतलब है 4 गुना 20 यानी 80। तो बच्चों अगर किसी विद्यार्थी का आंसर 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री है तो 100% सही है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बताओ? क्या हम आगे बढ़ें? यस गुरुदेव, आगे बढ़िए। सवाल अगला है, अनुपात सुनेंगे आप, क्वेश्चन को बनाइए, है ना। मैं दे रहा हूं कोणों का अनुपात। मैंने क्या बोला?
मैंने बोला कोणों का अनुपात 1:1:2 है, तो है ना, मैंने दे दिया। जल्दी बताओ कोण क्या होगा, कोण क्या होगा। आप मन ही मन समझिए कि जो अनुपातिक वैल्यू है वो x है, यानी 1 का मतलब सिंगल x, 1 का मतलब सिंगल x, 2 का मतलब 2x। जब हम सबको जोड़ेंगे यानी x को प्लस x को और प्लस 2x को, देन हमें मिलेगा 180 डिग्री। मेरे बच्चे, हम जब सबको जोड़ते हैं वैल्यू होती है 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4 से अगर हम इसे लेस घटाते हैं बच्चों तो 45। अब ये समझो जहां x है वो 45, x को 2 से मल्टीप्लाई करो 90, तो 45, 45, 45 और 90। ठीक है, आंसर मैच कीजिए, 45, 45 और 90। ठीक है, सही है, समझ गए कॉन्सेप्ट को। चलो, कॉन्सेप्ट को जो बच्चे समझ गए एक बार दिल बनाकर भेजिए। मैं अगले कॉन्सेप्ट पर मूव करने वाला हूं, हम अगले कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। इसलिए आप लोग यहां पर अपनी मुहर लगा दीजिए कि गुरुदेव मैं समझ चुका हूं, मैं समझ चुकी हूं, आप आगे बढ़िए। एक फिगर दिखाकर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है आप लोगों के लिए, बहुत ही दुलारा सा सवाल है। कृपया आंसर देने का प्रयास करें। हमने यहाँ ए लिखा है, हमने यहाँ बी लिखा, हमने यहाँ सी लिखा, और हमने यहाँ लिखा 50 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री, और यहाँ लिखा हमने 60 डिग्री। और हमने आपसे पूछा कि भैया ये मान लो डी है, तो अब इस एंगल सी को हम कैसे लिखें। सी को लिखना है तो ए सी डी। हमने पूछा भाई एंगल ए सी डी का मान बताओ, कोई बता सकते हैं क्या? किसी विद्यार्थी जी को मालूम है ये ए सी डी का मान क्या होगा? आपको इतना जरूर पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। पहला है 40 और दूसरा है 60, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाता है टोटल 100, है ना, टोटल 100। अब ये दोनों को जोड़कर अगर टोटल 100 हो रहा है बच्चों, तो ये वाला एंगल पहले निकल गया 80 डिग्री। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आधा वृत्त जो होता है, आधा वृत्त, जो आधा वृत्त होता है ये 180 होता है। आधा वृत्त जहां भी बने समझो वो 180 होता है। तो अगर ये 80 हुआ तो इस पार वाला होगा 100 डिग्री, तब जाकर के दोनों 80 और प्लस 100 बराबर होगा 180। समझ रहे मेरी बात को? यस, तो 100 होगा। इसका दूसरा रूल भी है बच्चों, दूसरा रूल भी है, लेकिन अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला सवाल है बच्चों पी क्यू आर एस। बच्चों पी क्यू आर एस, अब यहां लिखा है 70 डिग्री, यहां लिखा है 50 डिग्री। अब ये पूछा है एंगल पी आर एस का मान। चलिए, बहुत फास्ट तो नहीं चलना है पर आराम आराम से। मेरे विद्यार्थी जी कहेंगे गुरुदेव एक बात मैं बोलूं, बोलो भैया। गुरुदेव अगर हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंदर में अंतः कोण, अंतः मतलब होता है अंदर का कोण, अंदर का जो कोण है तीनों मिलाकर होना चाहिए 180। 70 और 50 जोड़ने का मतलब है 120, यानी यहाँ 60 एंगल कम है। अब ये जो 60 कम है, अब ये दोनों मिलकर होता है 180। तो 180 होना है बच्चों, तो 60 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 120। तो बच्चों आंसर होगा 120। अब चलिए हम उस बात पर चलते हैं जो मुद्दा आपको समझाना था। क्या समझाना था बोलो? समझाना था कि बाह्य कोण का योग बराबर होता है, बोलो फॉर्मूला बोलो क्या होता है? सर बाह्य कोण है ना, बाह्य कोण बराबर होता है दोनों अंतः कोणों का योग, दोनों अंतः कोणों का, लिखो मेरे साथ, अंतः कोणों का योग। अब मेरे बच्चे मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया होगा कि जब भी आपको बाहरी कोण निकालना है तो अंदर के दोनों कोण को जोड़ दीजिए। अब थोड़ा मुस्कुरा दो ना, मुस्कुरा दो जल्दी से। जरूर मुस्कुराएंगे आप लोग, मुझे पता है, पर पहले कॉन्सेप्ट पर आते हैं फिर से।
फिर से कॉन्सेप्ट पर आते हैं, तब बात करते हैं मुस्कुराने की। ठीक है, सॉरी बच्चों, तब बात करते हैं मुस्कुराने की। लिखा है एक्स वाई जेड डब्लू। ठीक है, एंगल लिखा है मेरे बच्चे 55 डिग्री और फिर लिखा है 75 डिग्री, और पूछा है डब्लू जेड वाई की मान बताओ। डब्लू जेड वाई का मान बताओ जल्दी से। आप कहेंगे देखो सर, आपको जो चाहिए वो है बाहरी कोण, डब्लू जेड वाई, ये कौन है ना, ये कौन चाहिए आपको, यानी ये बाहर है, ये त्रिभुज के बाहर है, ये दोनों अंदर है। हमने क्या बोला, जब इस एंगल को चाहिए तो दोनों अंदर के कोण को जोड़ दीजिए। 10 की जीरो शेष रहा 1, 12 1 13। मुझे भरोसा है कि मेरे विद्यार्थी जी ने 130 एंगल जरूर निकाला होगा। क्या बच्चों हम इस कॉन्सेप्ट से भी आगे बढ़ सकते हैं, बोलो दिल बनाकर। सर बढ़ सकते हैं। बढ़ने से पहले हम आपसे एक सवाल जरूर पूछेंगे, मेरा मन कर रहा है पूछने का। बच्चों ध्यान दो, दिस इज ए, बी, सी और दिस इज डी। बच्चों आप कह रहे हो कि ये 135 डिग्री एंगल है, और आप ये कह रहे हैं कि ये अकेले में 75 डिग्री एंगल है। आपको लिखना पड़ेगा इस एंगल की वैल्यू, बी ए सी का मान क्या होगा। बी ए सी का मान आपको बताना पड़ेगा जल्दी से, बहुत फास्ट। थकना मना है बच्चों, आज थकेंगे नहीं कोई, चुपचाप पढ़ो। आप कहेंगे सर हमें बी ए सी का मान चाहिए, यानी बीच में क्या है बताओ, ए, बी ए सी, ये बीच में है ए, बीच में है ए का मान चाहिए। आपको पता है ना बच्चों कि दोनों अंतः कोण को जोड़ते हम, है ना, इस एंगल को और इस एंगल को हम जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तभी ये एंगल निकलेगा, तभी ये फाइंड होगा। तो आप कहेंगे सर 75 में हम कितना जोड़े, या सीधा बोलो भैया कि 75 में मान लो 75 में वो डिग्री x है, तब जाकर होना था 135। अब x बराबर 75 में 135 में 75 घटेगा, बच्चों 60 डिग्री हमारा फाइंड होगा। अगर किसी बच्चे का आंसर 60 डिग्री है तो बिल्कुल सही है। तो ऐसे भी सवाल बन सकते हैं। ठीक है, चलो इस कॉन्सेप्ट को टाई टाई बाय बोलना है, उसके लिए आप लोग प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर ये हमारा दिल लीजिए, आप आगे बढ़िए। बढ़ जाए, जल्दी जल्दी सब लोग दिल बनाकर भेजिए बच्चों, और एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए। 45 है ना, सभी बच्चे मिलकर एक बार क्लास को लाइक भी कर लीजिए, लाइक वगैरह कर लेना सब लोग एक साथ। चलो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। हो गया, बढ़िए। अब बात करते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। लिखो, हेडलाइन लिखे सब लोग, लिखो कॉपी पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। आधार पर किसके प्रकार बताओ, तो त्रिभुज के प्रकार, है ना। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार लिखिए, ऊपर में हेडलाइन लिखिए, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। बच्चों बताओ कितने प्रकार के होते हैं भुजाओं के आधार पर। सर एक तो ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे मान लो कि भैया दिस इज ए, बी और सी, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा तीनों बराबर है। मान लो 4 सेंटीमीटर का ये है, 4 सेंटीमीटर का ये है और 4 सेंटीमीटर का ये है। बच्चों ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, हम उन्हें क्या कहते हैं बताओ। ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, हम उन्हें क्या कहते हैं। सर बराबर को कहा जाता है सम, और भुजा को कहा जाता है बाहु, इसलिए होगा बच्चों समबाहु। बराबर को कहते हैं सम और भुजा को कहते हैं बाहु, तो पूरा नाम हो गया समबाहु। तो इसको कहेंगे समबाहु, और साथ में ये शब्द जोड़ना है त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। बच्चों हम ऐसे त्रिभुज बना रहे हैं जिसमें सभी भुजा तो नहीं पर दो भुजा बराबर हैं।
सभी तो नहीं पर दो भुजा बराबर हैं। दिस इज ए, बी और सी, ये दोनों भुजा बराबर हैं। ये मान लो 4 सेंटीमीटर, ये मान लो 4 सेंटीमीटर, और ये बच्चों ये मान लो 3 सेंटीमीटर। जब जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर बराबर को कहते हैं सम, बराबर को कहते हैं सम। और दो बराबर है तो लिखेंगे द्वि, और भुजा को कहते हैं बाहु। तो सम द्विबाहु, और साथ में एक शब्द जोड़ना है जिसको कहते हैं त्रिभुज। चलिए अब चलते हैं तीसरे में। बच्चों तीसरे में क्या है कि ऐसे त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, है ना, सभी अंग, है ना, सभी साइड बच्चों अलग अलग हों। जैसे ये हो गया बच्चों 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, और दिस इज ये हो गया बच्चों 4 सेंटीमीटर। तो जब एक भी भुजा बराबर ना हो तो जो बराबर ना हो उसे क्या कहते हैं? विषम। क्या बोलते हैं बच्चों? विषम। और भुजा को कहते हैं बाहु। तो विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो बच्चों क्या आप परिभाषा समझ गए? ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, जिसकी सभी भुजाएं आपस में, सभी भुजाएं, बोलो 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 बोलो, सभी भुजाएं किस में? आपस में, सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। यहां बताओ बच्चों, कोई दो भुजा, है ना, कोई कितनी भुजा बताओ? कोई दो भुजा आपस में, बोलो 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 बोलो, आपस में बराबर हो। कोई दो भुजा आपस में बराबर हो। यहां बताओ बच्चों, कोई भी भुजा बराबर ना हो, कोई भी भुजा, कोई भी भुजा बराबर ना हो, कोई भी भुजा बराबर ना हो। तो बच्चों आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। एक प्यारा सा दिल बनाकर भेज दीजिए, प्यारा सा दिल बनाकर भेज दीजिए, प्यारा सा दिल बनाकर भेज दीजिए। बहुत प्यारा सा दिल। यस गुरुदेव। चलिए ये रहा आपका टेस्ट, ये रहा आपका टेस्ट। 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, कौन सा त्रिभुज बनेगा? 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, है ना, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। कौन कौन सा त्रिभुज बनेगा? कौन कौन सा त्रिभुज बनेगा? आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, आप कहेंगे गुरुदेव सर ने पढ़ाया है सभी भुजा बराबर। तो सम मतलब होता है बराबर, और भुजा मतलब बाहु, सम बाहु। दो बराबर है, सम मतलब बराबर, दो को कहते हैं द्वि, और भुजा को कहते हैं बाहु, सम द्वि बाहु। दो बराबर है तो कहेंगे सम, दो कहते हैं द्वि, और भुजा को कहते हैं बाहु। और बच्चों सभी अलग अलग हैं तो इसको कहते हैं विषम बाहु। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहन, आराम से आप लोगों ने देखा किस तरह से हमारे भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। जब हम लोग बचपन में थे बच्चों तो होता था पता नहीं त्रिभुज कितने प्रकार के होते होंगे, बाद में जाना भैया तो 3 ही होते हैं भुजा के आधार पर, है कि नहीं है? चलो अपने अपने नोटबुक में मेरे सभी प्यारे बच्चे नोट करेंगे। लिखिए कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। जल्दी जल्दी लिखेंगे। कोण के आधार पर, आधार पर किसके प्रकार? त्रिभुज के प्रकार। एक साथ सब लोग नोट करेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे। अगर मैथमेटिक्स कोई बच्चा बिना कॉपी कलम लिए पढ़ रहा है तो समझो वो या तो बहुत काबिल है या तो बहुत बड़ा मूर्ख है। एक बार बता दीजिए, जो नोटबुक लेकर बैठे हैं, जो साथ साथ में पेन से लिख भी रहे हैं, नोट कर रहे हैं, जो साथ साथ एक दबाएं, जो नहीं नोट कर रहे हैं वो दो दबाएं। हमने क्या बोला? वही विद्यार्थी मैथ बिना कॉपी कलम के पढ़ सकता है या जो बहुत काबिल हो या मूर्ख हो, चौपट हो, साफ चौपट हो। ऑलमोस्ट 95% बच्चे कह रहे हैं गुरुदेव हमारे पास नोटबुक है, कलम है, हम नोट कर रहे हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। आइए बच्चों, एक ऐसे त्रिभुज होते हैं
जिसका प्रत्येक कोण, एक ऐसे त्रिभुज होते हैं जिसका प्रत्येक कोण 90 से कम होता है, जैसे ए है, बी है और सी है। प्रत्येक कोण 90 से कम, मान लो 60 है, 50 है और 70 है, यानी 90 तक कोई पहुंचेगा नहीं। प्रत्येक कोण 90 से कम। बच्चों अगर प्रत्येक कोण 90 से कम हो तो हम इसे क्या बोलेंगे? प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम। अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है तो हम इस त्रिभुज को क्या कहेंगे? अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है तो हम इसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून मतलब 90 से कम, है ना? हम इसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं बताओ? हम इन्हें प्यार से न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब बच्चों बारी उसकी है जब हमारा एक एंगल 90 के बराबर होगा। एक एंगल 90 के बराबर होगा। ए, बी और सी, ये वाला एंगल 90 के बराबर है। ये मान लो 45 है, ये मान लो 45 है, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है। एक एंगल 90 के बराबर है, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 के बराबर हो। फिर से सुन लो, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 के बराबर हो, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे छोटे, बताओ गुरुदेव? जिसका कोई एक कोण जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। बोलो क्या होगा, नाम क्या होगा? सर इसे कहते हैं 90 वाले कोण को हम कहते हैं समकोण। समकोण त्रिभुज, साथ में एक शब्द त्रिभुज जोड़ते चलना। मेरे बच्चे चलो लास्ट की बात करते हैं। लास्ट की बात करते हैं जिसका एक कोण 90 से अधिक हो, ठीक है ना? मान लो 100 डिग्री है ये, ए, बी और सी, है ना? एक कोण 90 से अधिक हो, एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। बच्चों बताओ, जब एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? सर अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बच्चे ऐसे प्यार से हम लोग कहते हैं अधिक। अधिक है मतलब अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज, ठीक है ना? कई जगह अधि भी मिलता है, कई जगह अधिक लिखा होता है। चलिए तो बच्चों अगर ये क्लियर है तो मुझे एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और हमें तीनों पता चल गया। एक प्यारा सा दिल बनाकर भेज दीजिए। हो गया नोट? सब मेरे साथ साथ नोट करेंगे, ऐसी स्पीड है कि मेरे हर बच्चे चीजों को समझ पा रहे हैं। चलिए अब आप बारी है आपको पकड़ने की, भैया पकड़ो जल्दी से। एक है भैया 45 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री और तीसरा है 75 डिग्री। बच्चों 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री, 40 डिग्री, खाली 20 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है? बताओ कौन सा त्रिभुज? बच्चों त्रिभुज का नाम तो बताओ। सर तीनों 90 से छोटा है। तीनों 90 से छोटा है, इसे प्यार से हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। एक 90 के बराबर है, एक 90 के बराबर है, हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। एक 90 से अधिक है, हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। सब 90 से छोटा है, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है? अब बताओ कितना सही हुआ? तो बच्चों ये भी आप बहुत प्यार से समझ गए भैया कौन सा न्यून है कौन सा अधिक है, बहुत ही प्यार से, कहीं भी आपको कोई इशू नहीं आया। कॉन्सेप्ट लिखिए, कॉन्सेप्ट लिखिए ऊपर में।
है समरूप और सर्वांग सम। कॉन्सेप्ट क्या है ऊपर में बताओ, सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, बस प्यार से पढ़ते रहो। ऊपर में लिखो समरूप और सर्वांग सम, ज्यादा ना सर्वांग सम। आपको बिल्कुल नहीं कुछ सोचना है, मैं जैसे जैसे ऊपर में टॉपिक लिखाता हूं बस पढ़ते चलो। समरूप और सर्वांग सम क्या लिखा है बच्चों बताओ, समरूप और सर्वांग सम। हमने हेडलाइन लिख दिया भैया समरूप और सर्वांग सम। चलो सबसे पहले समझते हैं समरूप को, इक्वालिटीज को, है ना। समरूप को समझते हैं। समरूप में क्या होता है, ऐसी दो आकृति जिनके आकार एक जैसे हों समरूप कहलाते हैं। ध्यान देना बच्चों, लिखेंगे मेरे साथ, लिखें लिखें मेरे साथ। ऐसी दो आकृतियां, ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार, ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार, आकार को अंग्रेजी में शेप कहते हैं बच्चों, शेप, SHAPE शेप। तो ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार यानी शेप समान हो, समान हो या एक जैसे हो, एक जैसे हो या समान अच्छा लगता है सुनने में, समान, समान हो, है ना। ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार, है ना, जिनके जिनके आकार समान हो, कॉमा क्या कहलाते हैं बताओ, कॉमा समरूप कहलाते हैं। नोट कीजिएगा सब लोग, समरूप कहलाते हैं। आइए बच्चों, अभी हम दो त्रिभुज की बात नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा ना समझें कि संजय सर ने दो त्रिभुज के समरूप होने की शर्त बताए हैं। संजय सर तो सिर्फ यही बताए हैं कि दो ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो समरूप कहलाते हैं। बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बड़ा सा वृत्त और एक छोटा सा वृत्त क्या समरूप हो सकता है, हाँ या ना। आप फिर से पढ़ेंगे, दो ऐसी आकृतियां जिनके शेप यानी सहना, जिसका आकार, आकार मेरे बच्चे समान हो, यानी कि एक ही आकार के हो, दोनों दोनों एक ही आकार के हो, कहेंगे यस गुरुदेव 100%। जितने भी वृत्त हैं सब तो एक ही तरीके से बनते हैं ना, सब तो एक ही तरीके से बनते हैं, सब तो गोल ही होते हैं। देखो आप छोटा बनाओ बड़ा बनाओ मेरे छोटे, आ जाओ मैं बनाकर दिखाता हूँ। देखो ये बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, कुछ भी बनाओ। देखो साइज ना, आकार मतलब होता है शेप, सबका शेप एक जैसा है, तो आंसर लिखेंगे यस। मेरे बच्चे क्या दो वर्ग की बात करते हैं, क्या दो वर्ग भी समरूप होते हैं, एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा वर्ग, वर्ग होना चाहिए, एक ऐसा वर्ग, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, यस। जितने भी वर्ग हैं लिखेंगे बच्चों, नोट देके लिखिए, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्यों, क्योंकि सबके जो साइज है ना, सबके जो शेप है ना बच्चों, वो एक जैसे होते हैं। सभी वर्ग, यहां लिखेंगे सभी, सभी, सभी वृत्त, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। मेरे बच्चे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं क्या सभी आयत भी समरूप होते हैं, हाँ आयत भी बच्चों एक जैसे बनते हैं, उनकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 का होता है। ये आयत बड़ा ले लो, ये आयत छोटा ले लो, ये आयत और बड़ा ले लो, ये आयत छोटा ले लो, ठीक है। तो सभी आयत भी क्या होते हैं बच्चों बताओ, सभी आयत भी क्या होते हैं, तो लिखना बच्चों सभी आयत, सभी आयत समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। बच्चों हम हम मेरे बच्चे हम समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। समबाहु त्रिभुज आपने देखा होगा, समबाहु त्रिभुज देखो इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी एंगल 60 के होते हैं।
और आपसे पूछे बच्चों बताएंगे। देखो जितने भी मैंने समरूप त्रिभुज बनाए होंगे सब एक जैसे लग रहे हैं देखने में, सब एक जैसे लग रहे हैं। तो बताओ बच्चों क्या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो लिखेंगे बच्चों सभी समबाहु त्रिभुज, है ना। न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नहीं, विषम बाहु नहीं, समद्विबाहु नहीं, सिर्फ समबाहु, सिर्फ समबाहु एक जैसे बनते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते अच्छा, ठीक है। चलो अब चीजों को आप समझ गए। सभी वृत्त क्या होते हैं? सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वर्ग, सभी आयत, सभी समबाहु, है ना, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। लेकिन बच्चों याद रखना, लेकिन याद रखना, अगर अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरे बच्चे हमने एक क्या बनाया? वृत्त बनाया, और हमने एक क्या बनाया? वर्ग बनाया। क्या ये दोनों समरूप हैं? क्या एक वृत्त और एक वर्ग समरूप हो सकता है? बोलो हाँ या ना। मैं छत पर बैठा हूँ सर, छत पर नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, मूर्ख मत कहिए सर, मजबूरी है। हाँ हाँ, तो वो अलग चीज है, मजबूरी को छोड़ के मेरे बच्चे। तो आप कहेंगे सर देखो इसके शेप एक जैसे होने चाहिए, SHAPE। हमने सिर्फ मूर्ख तो नहीं कहा, हमने तो ये भी कहा कि वो बहुत ज्यादा तेज भी बच्चे हो सकते हैं, बहुत ब्रिलियंट भी तो आप हो सकते हैं। तो बच्चों हमने क्या बोला? शेप एक जैसे होने चाहिए। देखो इसका शेप है गोल, इसका शेप है चरखुट, तो बच्चों लिखेंगे नहीं। तो एक लिखो अपनी कॉपी में, एक वृत्त और एक वर्ग और एक वर्ग समरूप नहीं हो सकते, समरूप नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। चलो अब मैं और भी आपको बता रहा हूं आकृति के बारे में। बच्चों एक आयत और एक वर्ग, क्या ये दोनों समरूप हो सकते हैं? क्या ये दोनों समरूप हो सकते हैं? नहीं सर, ये है आयत, कहेंगे ये है आयत, और ये है वर्ग, ये दोनों समरूप नहीं हो सकते। बच्चों चलो मान लेते हैं एक वृत्त, एक वृत्त और एक समद्विबाहु त्रिभुज, क्या ये समरूप हो सकते हैं? क्या ये समरूप हो सकते हैं? क्या ये समरूप हो सकते हैं? नहीं, कभी नहीं हो सकते। तो चलो बच्चों नो, नो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि समरूप होने के लिए चाहे बड़ा हो या छोटा हो, क्या हमें साइड से कोई मतलब है? बच्चों बताओ, क्या हमें, देखो मैंने बोला कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, क्या हमें साइड से कोई मतलब है कि वर्ग छोटा साइज का हो, वर्ग बड़ा साइज का हो, आयत छोटा साइज का हो, बड़ा साइज? नहीं, हमको साइज से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उसके स्ट्रक्चर से मतलब है, उसके शेप से, कैसा बना है, बना कैसे है, हमें इस बात से मतलब है बच्चों, ठीक है। अब हमें साइड से भी मतलब होगा। अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं, अब अगला टॉपिक क्या लिख रहे हैं आप लोग बताइए? अगला टॉपिक आप लोग क्या लिख रहे हैं? अगला टॉपिक क्या लिख रहे हैं बताइए? लिखिए बच्चों सर्वांग सम। अगला टॉपिक लिखिए सभी मेरे विद्यार्थी जी, सभी लोग लिखेंगे सर्वांग सम, सर्वांग सम। बच्चों जब हम सर्वांग सम लिख रहे हैं तो चीजों को ध्यान से देखना, क्या लिख रहे हैं? सर्वांग सम। तो अब चीजों को हम देखेंगे सर्वांग सम में, ठीक है। ऐसी दो आकृतियां, ध्यान देना, ऐसी दो आकृतियां, ऐसी दो आकृतियां जिनके, ऐसी दो आकृतियां जिनके, अभी हम लोग सिर्फ आकार पर चर्चा कर रहे थे, अब हम आमाप पर भी चर्चा करेंगे। ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार, आकार को अंग्रेजी में कहते हैं शेप। ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार और
अमाप, अमाप को अंग्रेजी में बोलते हैं साइज। अब साइज पर निर्भर करेगा, आकार और अमाप दोनों आकार और अमाप दोनों समान हो, आकार और अमाप दोनों समान हो, कॉमा सर्वांगसम कहलाते हैं, कॉमा सर्वांगसम कहलाते हैं। तो मेरे बच्चे अब आप समझ गए होंगे कि सर्वांगसम होने के लिए क्या क्या चाहिए। एक तो भैया वो बनना चाहिए, मतलब बनने का तरीका उसका सेम हो, पहली बात बनने का तरीका सेम हो और साइज भी सेम हो। मेरे बच्चे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वृत्त और ये वृत्त क्या ये दोनों सर्वांगसम हैं, आप हंसेंगे बच्चों, बताओ क्या ये सर्वांगसम हैं दोनों वृत्त, बताओ। आप कहेंगे कि सर नो, नो क्यों? आकार तो दोनों के सेम है, आकार तो दोनों के सेम है, पर साइज सेम नहीं है सर। अच्छा, अब बताना मुझे। हम्म हम्म हम्म, लगभग एक्चुअल साइज है। अरे भैया इतना बड़ा ना हो जाओ, लगभग एक्चुअल साइज है ना। अब बताओ, अब बताओ, अब है क्या? अब बताओ, अब क्या लग रहा है? क्या अब दूसरा वाला, ये वाला आपको, ये वाला मेरे बच्चे, क्या ये सर्वांगसम लग रहे हैं? यस, यस आंसर लिखेंगे सर्वांगसम, सर्वांगसम हाँ। बच्चों अगर दो वृत्त सेम साइज के हैं, दो वर्ग हम लेते हैं, दो वर्ग लेते हैं सेम त्रिज्या, मतलब सेम, दोनों का भुजा सेम हो, एकदम सेम टू सेम, मैं उतार के देख लेता हूँ नाप के, हाँ, थोड़ा सा बड़ा छोटा है, हाँ अब ये सेम टू सेम है, अरे सेम टू सेम है ना। अरे क्या हो रहा है ये? हाँ अच्छा, अब बताओ मेरे बच्चे, अब बताओ, फिर भी थोड़ा सा बड़ा हो गया लगता है मुझे, ठीक है। अब बताओ, तो अगर साइज सेम है, अगर साइज सेम है तो हम लिखेंगे सर्वांगसम, तब लिखेंगे सर्वांगसम, मेरे बच्चे तब लिखेंगे सर्वांगसम। मैं आपको दो चीज कहने वाला हूं, आप हिल जाओगे, अंदर तक हिल जाओगे, मैं बोलूं, बोलो हाँ या ना, बोलूं, मैं अंदर तक आप हिल जाओगे, बताओ क्या सभी सर्वांगसम आकृति, क्या सभी सर्वांगसम आकृति समरूप हो सकती है? क्या हम इसे समरूप भी कह सकते हैं? क्या हम इसे समरूप कह सकते हैं? सर समरूप होने के लिए तो बस एक कॉन्सेप्ट चाहिए कि उनका साइज से, मतलब उनका आकार सेम हो, आकार बनावट एक जैसा हो। यस, यस ये भी सर्वांगसम है, इनकी भी बनावट एक जैसी है। यस, तो जितने भी सर्वांगसम आकृति हैं, जितने भी सर्वांगसम आकृति हैं, समझो वो पहले समरूप हैं, समरूप है। क्यों? क्योंकि सर्वांगसम के लिए दो नियम चाहिए, समरूप के लिए एक ही नियम चाहिए, तो दो नियम जो पूरा कर रहा है एक नियम को जरूर पूरा करेगा। अगर हम आपको पूछेंगे कि आप दो रोटी खा लेते हैं, आपका क्षमता है दो रोटी, और हम आपको पूछेंगे भैया हो एक रोटी खाइएगा, आप हंसेंगे, अरे हम तो दो खा लेते हैं। तो बच्चों जो दो खा सकता है वो एक तो खा ही लेगा ना। तो नोट करके लिखेंगे बच्चों, नोट करके लिखेंगे, मेरे सामने लिखेंगे, मेरे सभी विद्यार्थी जी नोट करके लिखिए अपनी कॉपी में कि सभी सर्वांगसम आकृतियां, क्या लिखेंगे? सभी सर्वांगसम आकृतियां, सभी सर्वांगसम आकृतियां, सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं? समरूप होती हैं, समरूप होती हैं। ठीक है, इस चीज को हमेशा हमेशा के लिए दिल पर बैठा के रखना। लेकिन उल्टा बोल के देखो, उल्टा 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 उल्टा, मेरे बच्चे उल्टा बोलो। अब मेरे पास आ जाओ, अब मैं कह रहा हूं कि ये सभी समरूप हैं, ये समरूप हैं, तो क्या जो समरूप हैं हम उसको सर्वांगसम कह सकते हैं? सर मजाक कर रहे हैं क्या? ये कैसे पॉसिबल है?
अब कोई एक रोटी खाता है और आप उसको बोल रहे हैं कि आप 2 रोटी खाइए, नहीं पॉसिबल है, नहीं। क्योंकि देखो भैया, समरूप आकृति में क्या होता है कि सिर्फ कैसे बना है ये इंपॉर्टेंट है, कि कैसे बना है, इसका शेप शेप इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर्वांगसम में शेप के साथ साइज भी सेम होना चाहिए। तो बच्चों ये उल्टा नहीं बोल सकते हम, सीधा तो सही है। तभी सर्वांगसम आकृति समरूप हो सकती हैं, पर उल्टा नहीं होगा। सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम, लिखो मेरे साथ, सर्वांगसम नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो उल्टा नहीं होगा, याद रखना, नहीं होती हैं। चलो हो गया, नोट कर लिया आपने? नोट हो गया तो बताइए कि यस सर, यस सर, यस सर, नोट कर लिया। खतरनाक सर, समाप्त। ठीक है बच्चों, अगर 2 वृत्त है, मैं पूछता हूं, ध्यान देना, मैं क्या पूछ रहा हूं, मेरी बात को सुनना, मैं कुछ ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं आपको। देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लिख रहा हूं, बहुत प्यारी प्यारी, बहुत सुंदर सुंदर बातें मैं लिख रहा हूं, लिखूं? चलिए, नंबर एक सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं, डॉट डॉट होते हैं, सभी, है ना, समान त्रिज्या वाले, ध्यान देना बच्चों, अब त्रिज्या मैंने सेम कर दिया, समान त्रिज्या वाले वृत्त डॉट डॉट होते हैं, डॉट डॉट होते हैं। एक वृत्त और एक वर्ग डॉट डॉट होते हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियां डॉट डॉट होती है। ठीक है, तो मेरे बच्चे पहले इन 4 क्वेश्चन को तो पढ़िए, पहले 4 क्वेश्चन को तो पढ़िए बच्चों, ठीक है ना, ध्यान दो। सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं, डॉट डॉट का मतलब क्या, समरूप होते हैं। अगला, समान त्रिज्या वाले वृत्त, देखो बच्चों, अब त्रिज्या सेम है, सोचो, यानी कि बच्चों वृत्त ऐसा हो जिनका साइड सेम है। जब साइड सेम है बच्चों तो ये समरूप नहीं, डायरेक्ट लिखना सर्वांगसम। यहां त्रिज्या सेम है, साइड सेम है। एक वृत्त और एक वर्ग समरूप नहीं हो सकता। जब समरूप नहीं होगा बच्चों तो इसको असमरूप कहते हैं। या तो समरूप नहीं लिखो या डायरेक्ट लिखो अ लगा दो आगे, असमरूप। अगला, सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं वो सभी समरूप भी होती हैं, क्योंकि बच्चों समरूप के लिए एक रूल चाहिए, समरूप होती है। ठीक है ना, तो बच्चों 4 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने भरे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट होगा? मेरे बच्चे अभी तो क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है ना, अभी तो लॉन्चिंग होने वाला, क्रैश कोर्स का लॉन्चिंग होने के बाद स्टार्ट होगा ना। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल, ये 4 था, 5 नंबर, है ना, सभी डॉट डॉट त्रिभुज, सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। ऐसे दो आकृतियां, ऐसी दो आकृतियां, ऐसी दो आकृतियां जिनके डॉट डॉट समान हो, कॉमा, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। अब आप भर लीजिए फटाफट से बच्चों। जैसा कि हमने बोला, जैसा कि हमने कहा कि सभी डॉट डॉट त्रिभुज, देखो बच्चों सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं,
सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, बस एक ही त्रिभुज है, नाम क्या है उसका, नाम क्या, समबाहु। तो बच्चों हमने क्या बोला कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ऐसी दो आकृतियां जिनके 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 आकार समान हो समरूप होते हैं। ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार समान हो वो समरूप होते हैं। ठीक है, अगर यहां तक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है बच्चों, ऐसा है तो एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव यहां तक के कॉन्सेप्ट में रत्ती भर का भी डाउट नहीं है, आपने पढ़ाया हमने पढ़ लिया बात खत्म, आपने पढ़ाया हमने पढ़ लिया बात खत्म। जल्दी लिखकर भेजो, और क्लास को भी सब लोग लाइक करते रहना, 5000 प्लस लाइक्स होने चाहिए जल्दी जल्दी से। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को। देखिए पूरक और संपूरक का कॉन्सेप्ट, इसका बच्चों हमने क्या बोला, हमने बोला पूरक और समपूरक, पूरक और समपूरक का कॉन्सेप्ट। सर जल्दी खत्म करेंगे इसको, ये कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हमें और अभी आगे बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ना है। क्या लिखा हमने हेडलाइन में, हमने लिखा पूरक और समपूरक का कॉन्सेप्ट। विद्यार्थी जी सबसे पहला मैं समझाता हूं पूरक, है ना, पूरक जिन दो कोनों का योग, जिन दो कोनों का योग, बताओ कितना डिग्री होगा, कोनों का योग, जिन दो कोनों का योग 90 डिग्री होता है, जिन दो कोनों का योग 90 डिग्री होता है, जिन दो कोनों का योग 90 डिग्री होता है, वे दोनों कोण एक दूसरे के, वे दोनों कोण एक दूसरे के, एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं। विद्यार्थी जी बहुत प्यार से आपने देखा कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। अब क्वेश्चन पर आइए और बात करते हैं क्वेश्चन का। बच्चों बताओ 30 डिग्री का पूरक क्या होगा, 30 का पूरक आपको पता होना चाहिए। राहुल जी, मुकेश जी बताओ, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कहता हूं 30 तो जिन दो कोनों का योग 90 होता है वे पूरक होते हैं, तो 30 में हमें 60 जोड़ना पड़ेगा तब 90 होगा। सिंपल सी बात है ना। ऐसा कोण बताएं, ऐसा कोण बताएं जो अपने पूरक का बढ़ना, जो अपने पूरक का बराबर हो, जो अपने पूरक का, जो अपने पूरक का बराबर हो। बच्चों बताओ ऐसा एंगल आपको बताना है जो अपने पूरक का बराबर हो, ऐसा कोण बताइए जो अपने पूरक का बराबर हो। तो बच्चों देखो माना, मान लेते हैं कि माना हमारा, माना बच्चों कोण है x, माना कोण x है, इसका पूरक होगा 90 में से घटा देने से पूरक निकलता है। तो बच्चों दोनों बराबर हो, x बराबर 90 डिग्री माइनस x, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो x प्लस में x बराबर 90 डिग्री, तो 2x बराबर 90 डिग्री, x की वैल्यू 45 है ना। तो जो 45 डिग्री वह मान है, 45 डिग्री वह मान है जो अपने पूरक के बराबर होगा, 45 बराबर 45। ठीक है, कॉन्सेप्ट लिखिए बच्चों समपूरक, क्या लिखेंगे बताओ, कॉन्सेप्ट क्या लिखिए, समपूरक। आप सब समझते हैं समपूरक में क्या होता है, जिन दो कोनों का योग, जिन दो, लिखेंगे मेरे साथ सब लोग, जिन दो कोनों का योग जिन दो कोनों का योग 180 डिग्री हो, कॉमा वे, कॉमा वे समपूरक कहलाते हैं, कॉमा वे एक दूसरे का, है ना, कॉमा वे एक दूसरे का क्या कहलाते हैं, समपूरक कहलाते हैं, समपूरक कहलाते हैं। विद्यार्थी जी क्या आपको मालूम है कि जिन दो कोनों का ये योग बच्चों 180 डिग्री होता है वे दोनों समपूरक कहलाते हैं। जैसे मान लो कि एक एंगल है बच्चों ए
और एक एंगल है बी। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हो जाता है 180 डिग्री। तो ए और बी एक दूसरे का क्या होगा बताओ? ए और बी दोनों एक दूसरे का समपूरक होगा। क्वेश्चन पूछा गया है 110 डिग्री का समपूरक, 110 डिग्री का समपूरक। क्वेश्चन अगला पूछा है वह कोण जो अपने समपूरक का आधा हो। वह कोण जो अपने समपूरक का आधा हो। तो अब आपको बताना है वह एंगल जो अपने समपूरक का आधा हो। विद्यार्थी जी पहला आंसर देखेंगे। सवाल पूछा है 110 डिग्री का समपूरक, समपूरक पूछा है 110 का। तो बच्चों 110 में हम क्या जोड़ें कि 180 हो जाए? तो दिस इज आंसर 70। अब सवाल पूछा है कि वह कोण जो अपने समपूरक का आधा हो। बच्चों सबसे पहले कोण मानो x, समपूरक मानो 180 डिग्री माइनस x। कह रहे हैं वह कोण जो अपने समपूरक का आधा हो, यानी आधा कर दीजिए। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, 2 से गुणा करेंगे 2x को, होगा 2x बराबर 180 डिग्री माइनस का x, 2x में आकर ऐड होगा x बराबर 180 डिग्री। 3x बराबर 180 डिग्री, एंगल निकल गया जो है 60 डिग्री, और ये अपने समपूरक यानी 120 का आधा है। जितने भी विद्यार्थी जी 90 आंसर लिख रहे हैं वो गलत है। 90 आंसर तब होता जब क्वेश्चन ये पूछा जाता वह कोण ज्ञात करे जो अपने समपूरक के बराबर हो। तो 90 का समपूरक होता है 90। हमने पूछा वह कोण ज्ञात करें जो अपने समपूरक का आधा हो। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं 60 का समपूरक क्या है, तो आप कहेंगे 60 का समपूरक पुराना 180 है, आप कहेंगे 120। तो देखो बच्चों इसका आधा है कि नहीं है, इसका आधा है कि नहीं है? यस आधा है। तो चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो बच्चों अगर आप पूरक और समपूरक के कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजिएगा तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए गुरुदेव कि पूरक और समपूरक के कॉन्सेप्ट को आप छोड़कर कृपया आगे बढ़ें। बढ़ते हैं, लिखिए लिखिए बच्चों, हर विद्यार्थी जी को ये मालूम है कि अगर एक चक्कर लगा दिया जाए, अगर विद्यार्थी जी ध्यान देंगे, अगर बच्चों एक पूरा वृत्त अगर घूम दिया जाए तो एंगल कितना बनता है, हर विद्यार्थी जी को पता है कि अगर एक चक्कर घुमा जाए तो एंगल 360 का बन जाता है। हर विद्यार्थी जी को यह भी पता है जब हम हाफ एंगल की बात करते हैं यहां हमारा कितना एंगल बनता है इतनी दूरी पर, तो ये भी पता है कि यहां पर हमारा जो एंगल बनता है ये कोण होता है 180 डिग्री का। अभी हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे जहां 360 है, 180 पर तो बाद में आएंगे। बच्चों ये बताओ कि जो घड़ी की सुई होती है मिनट वाली, घड़ी की जो मिनट वाली सुई होती है वो बच्चों कितने मिनट में एक चक्कर लगाती है? गुरुदेव देखो मिनट की जो सुई होती है वो 60 मिनट में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मिनट की बातें हो रही हैं, सिर्फ बातें मिनट की हो रही हैं। तो मिनट की बातें हो रही हैं तो आपको पता होगा कि 60 मिनट में जो होता है वो कितना एंगल कोण बनता है? 60 मिनट में 360 यानी पूरा घूम जाना। तो 1 मिनट में एंगल बता सकते हैं आप? 1 मिनट में 360 को 60 मिनट से भाग करने से 1 मिनट में 6 डिग्री आता है। याद रखिएगा कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। भूलने का प्रयास बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आइए बच्चों, अब बातें हो रही हैं इसी में घंटे की सुई। जो घंटे की सुई होती है बच्चों, जो घंटे की सुई होती है वो पूरा एक बार घूमने में, है ना, पूरा एक चक्कर बच्चों कितने टाइम में घूमता है बताओ? घंटे की सुई पूरा एक चक्कर। तो देखो बच्चों मान लो 3 बजे से 2 बजे से स्टार्ट हुआ
तो फिर 2 बजे आ जाना है 12 घंटे में। कितने घंटे में बताओ? 24 घंटे में। हे भगवान, आपका कल्याण हो। एक बच्चा कह रहा है सर 24 घंटे में, 24 तक लिखा होता है घड़ी में? 12 घंटे में बच्चों, ठीक है ना। अब सवाल यहाँ लिखा है ना, घंटे की सुई। तो बच्चों 12 घंटे में आपको पता होना चाहिए कि 12 घंटे में पूरा 360 का मामला घूम जाती है। 12 घंटे में 360। आप बता सकते हैं कि 1 घंटे में कितना होगा? 360 भागा 1 घंटे में 12 से भाग दो तो 12 तिया 36। 1 घंटे में बच्चों 30 डिग्री कोण बनता है। 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है घंटे की सुई द्वारा। 1 घंटे में 30 डिग्री। मैंने पूछा घंटे की सुई द्वारा 15 मिनट का कोण, है ना, घंटे की सुई द्वारा कोई अगर बता दे तो मैं आपको 500 रुपये इनाम दूंगा। घंटे की सुई द्वारा 15 मिनट का कोण, 15 मिनट में बनाया गया कोण, 15 मिनट में बनाया गया कोण। अगर किसी ने बना दिया, सही उत्तर ला दिया, तो समझो आपको इनाम दिया जाएगा। बड़ा खतरनाक सवाल है मेरे बच्चे। सवाल पूछा है कि घंटे की सुई द्वारा 15 मिनट में बनाया गया कोण। तो पहले ये सोचो, 15 मिनट में बनाया गया कोण, ये सोचो कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है। तो लिखेंगे 1 घंटा में 30 डिग्री। आपको पता है ना 1 घंटा में 30 डिग्री, मतलब कह सकते हैं अगर इंडायरेक्टली अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो 1 मिनट में बनाता है, सॉरी 60 मिनट में है 30 डिग्री, है ना। तो पहले बताओ 1 मिनट में कितना होगा? 1 मिनट में, 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है बच्चों, आधा डिग्री का। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है, हमें चाहिए 15, तो 15 से आधा डिग्री को गुना करो। 15 अठन्नी कितना होता है बोलो? 15 अठन्नी, यानी 15 को जब आधा से गुना करेंगे तो 15/2 7.5 डिग्री का कोण बनेगा। 7.5 डिग्री का कोण बनेगा, याद रखिएगा। 7.5 डिग्री का कोण, 7.5 डिग्री का कोण बनेगा बच्चों, 7.5 डिग्री का कोण। सवाल पूछा है घंटे की सुई द्वारा, है ना। क्या पूछा है मेरे बच्चे? घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा 5 घंटे 20 मिनट में, 5 घंटे 20 मिनट में, 5 घंटे 20 मिनट में बनाया गया कोण, 5 घंटे 20 मिनट में बनाया गया कोण। अब आप सोचेंगे कि मेरे विद्यार्थी जी 5 घंटे 20 मिनट में, आपको पता है पहली बात कि 1 घंटा में एंगल कितना बनता है? 1 घंटा में बनता है एंगल 30, तो ये हो गया 150 प्लस 20 मिनट। अब 1 मिनट में कितना बनता है? 1 मिनट में बनता है हाफ एंगल, हाफ एंगल बच्चों, आधा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हो गया बच्चों 150 और प्लस में यहाँ बन गया बच्चों 10, टोटल 160 डिग्री का एंगल बनेगा। 160 डिग्री, 160 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि पहले 5 घंटे का निकल गया 150, फिर 20 मिनट का निकल गया 10 एंगल। क्योंकि 1 मिनट में, जब मिनट की बात हो, मिनट की बात हो, तो 1 मिनट में हाफ एंगल बनाता है। घंटे की सुई हाफ एंगल बनाता है, घंटे की सुई हाफ एंगल बनाता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को छोड़ते हैं, एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव ये हमने अपना दिल दिया है आपको, आप जो पढ़ा रहे हो एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। कॉन्सेप्ट को अपडेट करते हैं। सर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझे। अरे क्या बात नहीं समझे भैया? देखो घंटे का जो घड़ी लेकर के देखना कभी, मिनट की सुई जो होती है ना वो 60 मिनट में एक चक्कर लगा देती है, और घंटे का सुई जो छोटका वाला होता है वो 12 घंटे में पूरा एक बार घूमती है। 12 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट में 30/60 यानी हाफ डिग्री, है कि नहीं है? यस सर। आइए कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। ये कहां से आ गया? ठीक है,
लिखो बच्चों। अब मैं इस टॉपिक पर फिर से वापस आने का प्रयास करता हूं, मेरे बच्चे बताना बहुत प्यार से। टोटल एंगल कितना बनेगा? टोटल एंगल यहां कितना बनेगा? सर यहां बनेगा, यहां बनेगा, टोटल बनेगा एंगल यहां, टोटल 180। अब मैं कह रहा हूं कि बताओ, अगर इस तरफ का एंगल 70 डिग्री है तो उस तरफ का एंगल कितना होगा? इस तरफ 70 है तो उस तरफ कितना होगा? सर यहां होगा 110। वाह 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 वाह, चलो बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं और मैं कहता हूं बहुत प्यार से कि मान लो भैया ये हमारा 40 डिग्री है, ठीक है, और ये हमारा 60 डिग्री है, तो बीच वाला एंगल कितना होगा? बीच वाला एंगल कितना होगा? आप कहते हैं कि सर अगर ये 60 डिग्री है और अगर ये 40 डिग्री है तो दोनों मिलकर तो 100 हुआ, तो बीच वाला 80 डिग्री होगा बच्चों। अगले कॉन्सेप्ट में मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये वाला मेरे बच्चे 2x और ये वाला भी 2x और ये वाला अकेला 5x, सभी एंगल का मान बताओ, सारे एंगल का मान बताओ। आप कहोगे सर देखो भैया सबको जोड़ो, 2x 5x और फिर से 2x, सबको जोड़ते हैं तो होगा एंगल 180। यहाँ टोटल हो गया 9x बराबर 180। x का मान आ गया 20 डिग्री। जब 20 डिग्री x का मान हो गया, 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 20 दूना 40, आंसर मिलाओ 40, 100 और 40, 40, 100 और 40। मुझे लगता है आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत प्यार से समझ गए हैं मेरे बच्चे। बताओ यस लिखकर भेज दो अगर समझ में आ गया तो। सर इट इज़ वेरी 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 इजी कॉन्सेप्ट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है बच्चों। अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अगले कॉन्सेप्ट को सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। लिखो हाइट ऊपर, सम्मुख क्या लिखना है बच्चों? सम्मुख, या बोलते हैं इसको शीर्षा, है ना, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो अगला कॉन्सेप्ट जो है वो सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण पर आने वाला है। चलो बच्चों, मान लो हमने ऐसे और ऐसे कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है इसमें कि मेरे बच्चे मान लो एंगल में बनाता हूं 4, एक एंगल, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ये किरण है बच्चों ए बी और ये किरण है सी और डी। एक्स वाई मान लो, एक्स वाई मान लो, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स और दिस इज वाई। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। ए के सामने वाला एंगल कौन सा है बोलो? ए के सामने वाला एंगल कौन सा है? सर एक के सामने वाला एंगल 1 के सामने वाला एंगल 3 है, ठीक है, और 2 के सामने वाला एंगल क्या है? 2 के सामने वाला एंगल 4 है। ये दोनों एंगल को क्या कहते हैं? इन दोनों एंगल को मेरे बच्चे सम्मुख कोण कहते हैं और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कहते हैं और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं 1 और 2 दोनों को जोड़ दूं तो आधा वृत्त बनता है। 1 और 2 दोनों को जोड़ दूं तो आधा वृत्त बनता है। अगर बच्चों मैं 1 और 2 को जोड़ दूं तो कितना बनेगा बताओ? सब में एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को जोड़ दूं तो क्या बनेगा? सर बनेगा 180 डिग्री, क्योंकि आधा वृत्त है। सिंपल सी बात है। अब सोचो
कि अगर मैं सिर्फ एंगल 2 और 3 को जोड़ूं तो यहां भी आधा वृत्त बन रहा है, यहां भी आधा वृत्त बन रहा है। यानी मेरे बच्चे अगर मैं एंगल 2 और एंगल 3 को जोड़ूं तो भी बनता है 180। थोड़ा सा दिमाग और हटाओ। अब ये बताओ, अगर मैं एंगल 3 और 4 को जोड़ूं तो यहां भी आधा वृत्त बनता है। सिर्फ 3 और 4 को जोड़ूं तो सर 3 और 4 को अगर आप जोड़ो तो भी आपका आधा वृत्त बनता है। और बच्चों लास्ट में मैं बताना चाहता हूं, अगर मैं एंगल 1 और 2 को जोड़ूं तो 1 और 4 को, सॉरी 1 और 4 को, 1 और 4 को जोड़ूं तो सर 1 और 4 को जोड़ोगे तो भी आपका आधा वृत्त बन रहा है 180। तो इन चीज़ों को भी बहुत 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 ध्यान से हमें देखना चाहिए। अब ये चारों एंगल आप निकाल दोगे, बस मैं एक एंगल आपको बताऊंगा, आप चारों निकाल दोगे, मुझे भरोसा है। देखना बच्चे कितने तेज दिमाग के होते हैं, कितना ज़्यादा ये तेज होते हैं। मैंने बस ये कहा कि भैया ये वाला एंगल 70 डिग्री है, अब देखना सारे एंगल आप निकाल दोगे हंसते हंसते। मैं कुछ कुछ लिखता हूं तब तक आप निकाल दोगे, मुझे भरोसा है। ए, बी, सी और डी, मैंने सिर्फ 70 दिए हैं, बाकी आप सब निकाल दोगे। आपको ऐसा देखो, ये अगर 70 है तो जस्ट सामने वाला भी 70 होगा। 70 और इसको इसको जोड़ने से 180 आना चाहिए, तो 70 में ये 110 और 110 के सामने भी 110। मेरे बच्चे मुझे पूरा भरोसा था आपके ऊपर और आपने ऐसा किया है ना। एक एंगल मैंने बताया, आपने तीनों एंगल खटाखट निकाल दिए। एक एंगल मैंने आपको बताया और ये तीनों एंगल आपने बहुत ही आसानी से, बहुत ही चालाकी से निकाल दिए। अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। मैंने गलती से आपको सिर्फ एक एंगल बोला कि भैया ये दिस इज 65, बाकी आप बताओ। मैंने एक ही बोला है कि सिर्फ 65 है, आप बताओ। आप बोले सर अगर ये 65 है तो ये 65 होगा सामने वाला। अब दोनों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए, तो ये 115 डिग्री होगा, ठीक है। और ये भी 115 डिग्री होगा, ठीक है। एक को निकालो सब निकल जाते हैं। यही तो है बच्चों मैथमेटिक्स का मजा, है ना। तो बहुत प्यारा है, बहुत सुकून भरा है, आसानी से निकल गया बच्चों, ठीक ही नहीं है। चलो बढ़ जाए, इसको समझ गया तो आगे बढ़ें। यस सर आगे बढ़िए। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एक आंतर कोण। तबीयत मेरा गड़बड़ लग रहा है रे, आंख में बच्चों पलक झपक रहा, नींद आ रहा है, जबकि बहुत सोए हैं दिन में आज, फिर भी पता नहीं क्या हुआ, सुस्ती टाइप का लग रहा है। लिखो एकांतर कोण, क्या लिखा है मैंने बच्चों, एकांतर कोण। बहुत आलस टाइप का लगता है ना। पर आधे बच्चे भाग गए, नहीं आधे नहीं भागे बच्चों, 600-700 बच्चे भागे हैं, आधा नहीं भागा है, आधा नहीं भागा है बच्चों। मैंने क्या बोला, एकांतर कोण, एकांतर कोण कहा। इस कॉन्सेप्ट के बाद मैं छोड़ भी सकता हूं बच्चों, ठीक है ना। पता नहीं मुझे नींद टाइप का लग रहा है आंख में, है ना। एकांतर कोण ध्यान देना बच्चों, एकांतर कोण में क्या होता है, आप जेड बनाओ, क्या बनाओ, कॉपी में अपने जेड बनाओ। और जेड बनाने पर आप देख रहे होंगे, जेड बनाने पर आप देखेंगे कि अगर बच्चों मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एंगल आपको दिखेगा, ये वाला, ये एंगल बच्चों और ये एंगल आपस में हमेशा बराबर होता है। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, इसे कहते हैं एकांतर कोण, ठीक है। अब ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बहुत प्यार से देखना, बहुत सुकून के साथ, कि बच्चों अगर हमने ऐसे खींचा और हमने ऐसे खींचा, बच्चों बताना आप लोग मुझे कि अगर मैं इसका नाम 1 रखता हूँ, इसका नाम 2 रखता हूँ, इसका नाम 3 रखता हूँ, इसका नाम 4 रखता हूँ, तो कौन कौन सा एंगल बराबर होगा, बोलो कौन कौन सा मेरे बच्चे इसमें बराबर होता है। तो विद्यार्थी जी आप ध्यान देंगे, एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों बराबर हैं, और एंगल 2 और एंगल 4 ये दोनों बराबर हैं, दोनों 4। और इस
और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग कहते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण बच्चों, ये एकांतर कोण है, समझो मेरी बात को बहुत प्यार से। अगर मैं गलती से भी कह देता हूं कि यहाँ 70, ये 70 डिग्री है, तो आप ये वाला एंगल क्या बोलोगे? बोलो 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 बोलो। अगर मैं ये 70 डिग्री कहता हूं तो आप कहोगे सर ये ये भी 70 डिग्री है, 70 डिग्री, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ठीक है, अगर ये 70 है तो ये भी 70 है बच्चों। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं सबको एक जगह लिखने का प्रयास कर रहा हूं, सबको एक जगह। अब देखना कितने एंगल्स बनेंगे। अच्छा, कितने एंगल बनेंगे, प्लीज आप मेरा साथ देना, आप लोग मेरा सहयोग करोगे मुझे अच्छा लगेगा। कितने एंगल बनेंगे बना के दिखाओ मुझे। सर पहली बात है, दिस इज 1, दिस इज 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। टोटल बच्चों 8 एंगल बनेंगे। टोटल 1 2 3 4 नहीं, टोटल 8 एंगल बनेंगे। और 8 एंगल बच्चों, 8, सिर्फ 2 रहने से 8 में से 8 निकल जाएंगे। सिर्फ 2 एंगल अगर आपको मालूम हो, सिर्फ 2 एंगल आपको मालूम हो तो आप सारे एंगल निकाल सकते हो। 2 लिखें। चलो भाई कॉन्सेप्ट पर आते हैं। क्वेश्चन लीजिए। सिर्फ 2 एंगल आपको मैं देने वाला हूं और आप सारे एंगल बताओगे फटाफट से। लिखें। यस। 55 डिग्री, 75 डिग्री। ठीक है, चलो मुझे आंसर चाहिए, सारे के सारे आंसर मुझे चाहिए। चलो, अब आप कहेंगे कि सर अगर ये 75 डिग्री है तो सामने वाला भी अगर ये ना, अगर ये 55 है तो सामने वाला भी तो 55 होगा। यस, दिस ट्रू। अब आप कहेंगे सर अगर ये 75 डिग्री है तो ये भी 75 होगा, एकांतर कोण है। यस, इट इज ट्रू। अब आप कहेंगे सर अगर ये 75 डिग्री है तो इन दोनों का योग, इन दोनों का योग 180 होगा। अगर इन दोनों का योग 180 होगा तो यहां की वैल्यू होगी 125, 125, तब तो 180 होगा। वो 125 है तो सामने वाला होगा 125। यस। और बच्चों त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 75 है और ये 7 है ना, ये पॉसिबल है नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इनको जोड़ने से 180 से ज़्यादा आ रहा है, ये तीनों के इसको जोड़ने से 180 से ज़्यादा आ रहा है मेरे बच्चे, है ना। गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग बच्चों, ये क्वेश्चन ही गलत है। फिर से मान चेंज करता हूं मैं। वो पॉसिबल नहीं था हीरो, वो पॉसिबल ही नहीं था। अब मैं करता हूँ क्या, 75 में इसको मानता हूँ और इसको 55। अब देखो तो करके फटाफट से, जल्दी जल्दी। सर देखो, ये वाला एंगल निकालना है, ये फाइंड करना 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 है। ध्यान दो, 75 डिग्री है तो सामने वाला भी 75 डिग्री ही होगा। अब पता है कि इन दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री होना है, तो ये 105 डिग्री होगा। ठीक है, तो सामने वाला भी 105 डिग्री होगा। यहाँ 55 है तो यहाँ भी 55 होगा। पता है आपको कि 105 और 55 त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। 55 और 105 160 ना, कितना हुआ, 160 हुआ, तो यहाँ बचा 20 और यहाँ आ गया 20। तो बच्चों ये बन गया सवाल, ये पूरा सवाल बहुत अच्छे से बन गया।
ये पूरा सवाल बहुत अच्छे से बन गया। ठीक है, चलो तो मेरे बच्चे आज के लिए इतना रहने देते हैं, बहुत घबराहट टाइप का महसूस हो रहा है मुझे, है ना। तो बताओ क्लास कैसा लगा, आप लोग मुझे प्लीज बताओ कि क्लास कैसा लगा आपको, है ना मेरे बच्चे, क्लास कैसा लगा। क्लास कैसा लगा, प्लीज 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 मुझे मैसेज कीजिए, है ना। ओपी सर मस्त लगा सर, हाँ मेरे बच्चे सब लोग क्लास को प्यार से लाइक कर देना, है ना। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं सब लोग क्लास को लाइक करना। कल मैंने सुना है स्कूल में कौन सा है ना, कल कौन सा विषय है स्कूल में, साइंस है क्या, कल स्कूल में साइंस विषय है ना। बहुत प्यार से, साइंस एसएसटी है, तो कल की क्लास में बच्चों अपना 100% देना साइंस और एसएसटी में, पूरा 100% देना बच्चों। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या है, नेक्स्ट हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। और कल बच्चों हम लोग जब पढ़ेंगे, है ना, मॉर्निंग में मेरा मन कर रहा है क्लास एक लेने का बच्चों, मॉर्निंग में 6 बजे, है ना। कितने बजे स्कूल जाएंगे आप लोग, मॉर्निंग में 6 AM बच्चों, है ना। 6 AM मेरा मन कर रहा है कि हिंदी का एक और 1 शॉट उड़ा दिया जाए। 6 AM, 6 AM मन कर रहा है हिंदी का 1 शॉट उड़ाने के लिए। आप लोग को मैसेज कर देंगे बच्चों, ठीक है ना, आप लोगों को मैसेज कर देंगे, आप लोग को व्हाट्सएप पर हम मैसेज कर देंगे। अगर बच्चों हम टाइमली सुबह रात में सो गए तो टाइमली सुबह उठ जाएंगे। 9 बजे स्कूल जाना है ना, तो हम 6 AM में एक चैप्टर उड़ा देंगे बच्चों, ठीक है। 6 बजे सुबह सुबह एक चैप्टर खत्म कर देंगे। चलिए, तो अपना सेलिब्रेशन बहुत जल्दी आने वाला है बच्चों, 13 लाख का। तो आप सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब लोग सब्सक्राइब कीजिए। अपने स्कूल में जाते हैं तो कौन कौन दिशा के बारे में बताते हैं, हाथ उठाओ कि सर हम स्कूल में जाते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं कि हम दिशा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हैं। सभी दोस्तों को बताते हैं कि संजय सर का क्रैश कोर्स आने वाला है। सभी को मेरे बच्चे बताना कि क्रैश कोर्स सर का आने वाला है ना, 2 या 3 अक्टूबर को बच्चों, ठीक है। क्रैश कोर्स आने वाला है, सभी को बताना बच्चों, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय बच्चों। सॉरी, मुझे और पढ़ाना था आज, कम से कम 1 घंटे और पढ़ाने थे, पर तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मुझे अजीब अजीब टाइप का फील हो रहा है, तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, आप बहुत प्यारे हो गुरुजी, लव यू, आप सभी को लव यू। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना लाइव खत्म होने के बाद कि क्लास आपको कैसा लगा। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।